आज हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। It is the method of giving scientific names to the living organism consisting of two names or words. The first name belongs to the genus and it is called generic name, and the second name belongs to the species and it is called the specific name. And this system was introduced by the Linnaeus. Now question is this कि why there is a need of binomial nomenclature, यानी कि why there is the need of giving the scientific name to the living organisms. As you know, all the students, it's your, I think so, observation that throughout the world there is different languages. Even in our country, हमारा country एक छोटा सा region है, इसमें भी different countries हैं. तो for one of the living organism, different common names are there. Common name mean जो उसका local name होता है according to the language of that area. जैसे for example अनियन के हवाले से है कि इंग्लिश में अनियन है, अगर हम अपने कंट्री के हवाले से बात कर लेते हैं तो जी पंजाबी में जैसे उसका नेम गंडा बोल देते हैं, कहीं उसका बसल है सराइकी में. डिफरेंट नेम्स आर इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट द साइंटिफिक नेम इज ओनली वन नेम दैट इज कंसिडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट इज़ द इलियम सीपा. क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक किसी भी स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट कॉमन या लोकल नेम्स होते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कैरोलस लीनियस ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम साइंटिफिक नेम हो और जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो. अब इस सिस्टम, इस मेथड के अकॉर्डिंग हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम, and there are some rules of this system, and according to that the first rule is as this system, according to this system, the one organism consisting of name word, two words consisting name, that is generic name and the species name. But the first name belongs to the genus and it is called the generic name, and the second name belongs to the species and is called specific name. Always जेनरिक नेम स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर. जब हम इसको लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को, तो उसका लिखते वक्त जो फर्स्ट जो नेम होता है दैट इज़ अ जीनस या जेनरिक नेम, उसको हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से. एंड द सेकेंड नेम ऑलवेज स्टार्टेड विद द दैट इज़ अ स्पीशीज नेम स्टार्टेड विद द स्मॉल लेटर. जैसे यहाँ पे होमो सेपियंस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको ह्यूमन की क्लासिफिकेशन में बताया, यहाँ पिजम सेटोवम हमने पढ़ा, या रैना टिग्रीना फर्स्ट चैप्टर हमने साइंटिफिक नेम पढ़ा फ्रॉग का. तो उसमें जेनरिक नेम कैपिटल एच से आपको नज़र आ रहा होगा होमो सेपियन के केस में, और सेकेंड नेम जो स्पीशीज नेम था स्मॉल एस से. प्रीवियसली अगर आपको याद होगा तो रैना टिग्रीना फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम था उसमें भी रैना का आर यानी जेनरिक नेम का आर कैपिटल था, एंड द टिग्रीना यानी स्पेसिफिक नेम का टी जो था वो स्मॉल लेटर से स्टार्टेड था. आफ्टर दैट द सेकेंड रूल इज कि ड्यूरिंग राइटिंग अ नेम द नेम शुड बी रिटन इन अटैलिक्स फॉर्म. अटैलिक्स यानी स्लांट, थोड़ी सी टेढ़ी राइटिंग जो होती है, फॉर्मेट होता है, उसमें लिखना चाहिए. और अगर अटैलिक्स नहीं यानी सिंपल वे में लिखने हैं तो नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, कि जो नाम है लिखा, अगर आपने सिंपल राइटिंग सिंपल फॉर्मेट में लिखा है, स्ट्रेट फॉर्मेट में, तो सेपरेटली दोनों नेम्स यानी जेनरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों को अलग-अलग से अंडरलाइन करेंगे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, यानी एक ही स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइन से अंडरलाइन नहीं करेंगे. वन ऑफ द रूल इज ऑल्सो दैट इज कि वंस द एज द जेनरिक नेम इज राइट डाउन, फर्स्ट टाइम जो है वो उसको हम डिटेल में लिखते हैं. जैसे यहाँ पे इन द ऑन द बोर्ड नज़र आ रहा है कि होमो सेपियन मैंने फर्स्टली लिखा तो पूरा होमो लिखा है, नन सेपियंस लिखा. सेकेंड टाइम जब मैंने इसको लिखा तो जस्ट होमो का एच एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया, बट स्पेसिफिक नेम जो है वो डिटेल में लिखा. यानी इन एनी ऑफ द स्टडी, इन एनी ऑफ द टॉपिक, फर्स्ट टाइम द जेनरिक नेम इज always write down in detail, and as it comes repeatedly, so it should be written in in abbreviated form. अब
बायोनोमिनोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रूल सब बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद छोटे छोटे एक दो डेफिनेशंस हैं, दैट इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। व्हाट इज मेंट बाय एक्सटिंक्ट? एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुका, मादूम हो चुका, यानी दैट टाइप ऑफ स्पीशीज of organisms which previously in the past present on the earth but nowadays none of the single member of that species is present। यानी ऐसी species या organisms जो previously या past में हमारी अर्थ पर थे बट अब उनकी सिंगल स्पीशीज भी प्रेजेंट नहीं है। द वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल डायनासोर्स। सेकेंड डेफिनेशन है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, endangered species। endangered species mean the species which are at the risk of extinction in the near future। यानी कि जो extinct तो नहीं हुई है लेकिन उनका चांस है, उनका नंबर ऑफ स्पीशीज या इतना कम हो चुका है, तो अगर हम उनको सेफ नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर जो है, नियर फ्यूचर में जो है, उनके जो थोड़े बहुत जो उस स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म रह गए हैं वो भी क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे और दैट आर नियर टू द एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जांपल अपने कंट्री के हवाले से इंडस डॉल्फिन, हवारा बस्टर्ड एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज। अब डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट भी आप कह सकते हो। अब इसके कुछ कॉजेज़ हैं और फिर इसके इफ़ेक्ट्स हैं। कॉजेज़ में द मेजर कॉज तो ह्यूमन एक्टिविटी है कि ह्यूमन अपनी नीड्स के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है वो कट डाउन ऑफ ट्रीज कर रहा है। उसके अलावा समटाइम्स सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस, कोई एकदम से ऐसा मिसहैप हो जाए, जैसे रिसेंटली प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट जो थे उनमें आग लग गई और उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है पूरे के पूरे फॉरेस्ट ने और वहाँ की सारी स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब जाहिर सी बात है फॉरेस्ट जो हैं दैट आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द इन्वायरमेंट एज दे आर द हैबिटेट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो हैं उनका वो होमलैंड है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट में क्योंकि ट्रीज़ बड़े बड़े कोई पुराने ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े हाई ह्यूज वॉल्यूम के, जो होल्ड करते हैं सॉइल को और फ्लड वगैरह के चांसेस को कम करते हैं। फिर सॉइल इरोजन, यानी जो फ्लड की वजह से ज़मीन जो है उसकी जो सॉइल जो है कटाव होता है उसको जो है वो स्टॉप करते हैं। दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स कि इन केस अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो बायोडाइवर्सिटी या लिविंग बींग्स को फेस करना पड़ेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी क्योंकि हमारा चैप्टर था तो देयर इज़ द कंडीशन कि हाउ इट इज़ शुड बी कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं या हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट्स या एनिमल्स प्रेजेंट हैं उन्हें कंजर्व किया जाता है। एंड उसके लिए हमारे पास जो डिपार्टमेंट हैं जो काम कर रहे हैं, एक WWFP नेचर ऑफ पाकिस्तान और दूसरा IUCN इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन दोनों डिपार्टमेंट का काम क्या है कि दे कंजर्व द ऑर्गेनिज्म विच आर इन द रेड लिस्ट। रेड लिस्ट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर नियर टू एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, यानी जिनके चांसेस हैं कि वो अगर हमें सेफ नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, उनकी स्पीशीज़ को कंजर्व नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर में। लाइकवाइज द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ द पाकिस्तान विच आर द इंडस डॉल्फिन है, हवारा बस्टर्ड है या मार्को पोलो शीप है। एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हवाले से देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स आर रनिंग इन द पाकिस्तान, प्रोजेक्ट्स आर रनिंग इन द पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल CCD प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, यानी हिमालय के जंगलात हैं उनको सेव करने का। फॉर एग्जांपल द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज। इसी तरह से माइग्रेटरी बर्ड इन द चेट्राल, उसकी कंजर्वेशन हो गया, या मार्खोर में जैसे मैंने कहा कि दैट इज़ अ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन द पाकिस्तान, उसकी कंजर्वेशन जो है ये डिफरेंट प्रोग्राम्स आर रनिंग बाय द दीज as said two departments likewise WWFP Pakistan and the IUCN. Thank you.